अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स पे हाशिम से। भाई आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जाता है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनको अप्लाई करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। सही है ना भाई? अब देखो, इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को मेरा प्यारा बेटा समझ रहे होंगे। और वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज को सीखना होगा। यानी कि डेरिवेटिव के अंदर एक नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो भैया देखो, मैंने आपको एक छोटी सी शॉर्टकट बताई थी। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि बेटा कभी भी आप कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ना स्टार्ट करें, उस चैप्टर से पहले 3 से 4 पेजेस लाजमी तौर के ऊपर छोड़ दिया करें, ताकि उस चैप्टर के अंदर हम जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कस करें आप उनको लाइन वाइज लाजमी चैप्टर से पहले लिखते रहें। इससे आपकी ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला शीट भी तैयार होती रहेगी, जो कि ना सिर्फ आपको इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, बल्कि कल को जब आप एप्टीट्यूड के लिए अप्लाई करेंगे, नस्ट में, फास्ट में, आईबी में, एनईडी के अंदर और सीएस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पे ये फॉर्मूला शीट वेरी 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 हेल्पफुल होगी आपके लिए। सही है ना भाई? तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब देखो, डेरिवेटिव के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं? ये टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं। मगर मेरा बेटा, मैं आपको एक शॉर्टकट मैंने पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आई विल बी टीचिंग ऑन अ शॉर्टकट। हमारी एक शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। ये शॉर्टकट बड़ा सिंपल सा है, साइन कॉस। सही है ना? टेंजन सेक और यहाँ पे कॉट और कॉसेक। अब बड़े मजे की मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल स्क्वायर स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल। ये मैंने एक छोटी सी शॉर्टकट लिख दी है। इस शॉर्टकट को अपने पास अपने पेपर के अपने पेज के स्टार्टिंग के ऊपर बना लीजिएगा। ये शॉर्टकट आपको समझ में आएगा कितना हेल्पफुल है। अभी हम समझेंगे। देखो मेरा प्यारा बेटा, डेरिवेटिव कभी भी साइन एक्स यानी कि साइन फंक्शन पे अगर अप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव के अंदर साइन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है? कि देखो, साइन का डेरिवेटिव में हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस के बराबर। यानी कि साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव के अंदर साइन का फॉर्मूला होता है कॉस का कॉस। और जो भी साइन के साथ फंक्शन है वो एज इट इज कॉस का फंक्शन बन जाएगा। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे और फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। अक्सर बच्चे एक ब्लंडर क्या करते हैं कि अक्सर बच्चे जो है ना, ये डेरिवेटिव फंक्शन का लेना भूल जाते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर एक बात कही थी डेरिवेटिव को पढ़ाते हुए कि बेटा, डेरिवेटिव के अंदर कभी भी आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमेशा फंक्शन का, एंगल का, बेस का हम डेरिवेटिव लाजमी ले रहे होते हैं। सही है ना भाई? तो डेरिवेटिव में देखो, साइन के लिए क्या फॉर्मूला है? कॉस का। इसी तरीके से कॉस के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? इसका अपोजिट किसके बराबर होता है? साइन के बराबर होता है। ऑल्दो नेगेटिव का साइन होता है, नेगेटिव वाली कहानी बाद में सुनाऊंगा, बड़े मजे की कहानी है। तो डेरिवेटिव में कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? भाई कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है सिंपल साइन का साइन। और जो भी कॉस के साथ फंक्शन है, वो फंक्शन एज इट इज का एज इट इज आप लिख दोगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। वेरी गुड भैया। टेंजन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? भैया देखो, टेंजन का डेरिवेटिव में देखो, टेंजन के सामने मैंने क्या लिखा है? सेक। और टेंजन के ऊपर मैंने छोटा सा स्क्वायर बना दिया, यानी कि जब फॉर्मूला ओपन होगा वो स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला होगा। तो टेंजन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर के बराबर। जो भी टेंजन का फंक्शन है वो एज इट इज सेक का भी फंक्शन बन जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, एंगल का फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भैया, हमारे पास देखो कॉट का। सेम देखो, कॉट का, ये वाला कॉट है, ये कॉसेक है। तो कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है? कॉसेक। और कॉट के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला किस पे ओपन होगा? हमेशा कॉसेक के ऊपर ओपन होगा। और स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर बेस फॉर्मूला होगा। तो क्या बन जाएगा? सिंपल कॉसेक स्क्वायर। जो भी यहाँ पे एंगल आ रहा है वो एंगल यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। और बेसिकली यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होता है। मैं नेगेटिव की कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा, बात परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना? सिमिलरली देखो, सेक का फॉर्मूला। सेक का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला है? देखो, टेंजन और सेक आमने सामने है, यानी कि टेंजन का फॉर्मूला भी सेक ओपन होगा, सेक पे टेंजन होता है। देखो, मैंने सेक के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस के मायने क्या होते हैं? मैथ्स में क्रॉस कहते हैं मल्टीप्लाई को। क्रॉस किसे कहते हैं मेरा प्यारा बेटा? मल्टीप्लाई को कहते हैं। और आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन एक कैसा कॉन्सेप्ट होता है? बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि हमेशा दुनिया में दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती, एक नहीं होती। तो सेक का फॉर्मूला किस पे ओपन होगा? अक्सर बच्चों को डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद करने में बहुत मुश्किल आती है, तो मैंने इसकी शॉर्टकट बनाई हुई है कि देखो, सेक पे मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि सेक के फॉर्मूले में एक तो टेंजन होगा, ये तो लाजमी है। और टेंजन के अलावा क्या होगा? चूंकि सेक के ऊपर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई का सिंबल है तो एक सेक खुद होता है। तो मल्टीप्लाई कहते ही कैसे, क्योंकि दो टर्म्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। तो सेक का फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, सिंपल सेक इनटू टेंजेंट के ऊपर। देखो जो एंगल जो फंक्शन यहाँ पे मौजूद है एज इट इज सेम फंक्शन यहाँ पर भी आ रहा होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इनटू टेंजेंट एक्स, सही है ना। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे एंगल का भी डेरिवेटिव लूंगा, यानी कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव लूंगा। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाऊंगा क्वेश्चंस की, सही है ना, डिफरेंट एग्जांपल्स। और बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना भी स्टार्ट करेंगे। अब देखो कोसेक का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है। देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक के सामने कॉट है और ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो अगेन कोसेक के फॉर्मूले में यानी कि दो चीजें आएंगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, दो टर्म्स का आना। तो कोसेक का फॉर्मूला किस पे ओपन होगा, कोसेक इंटू कॉट के ऊपर। और नेगेटिव का साइन भी होता है, क्या होता है भैया, कोसेक का फॉर्मूला किस पे ओपन होगा, कोसेक इंटू कॉट के ऊपर। और यहाँ पर एंगल का एंगल भी एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, यानी कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे, सही है ना भैया, सिंपल इज दैट। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात को रिपीट करूंगा, मैं भी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी करवा रहा हूँ। मेरा प्यारा बेटा, आप ये पहली बार फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा अचंभे की बात, थोड़ा सा मुश्किल लगे, मगर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई है। शॉर्टकट क्या है, हमेशा याद रखिएगा, डेरिवेटिव में कोई भी फॉर्मूला, डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला जो सी से स्टार्ट होता है ना, जो भी फॉर्मूला सी से स्टार्ट होता है उसके फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव का साइन होता है। जैसे कॉस का फॉर्मूला ओपन होगा तो हमेशा किस पे ओपन होगा, कॉस का फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव का साइन होगा। कॉट का फॉर्मूला देखो सी से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्मूले में क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। कॉसेक का फॉर्मूला देखो सी से, कॉसेक किससे आता है, सी से, तो क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा, सही है ना, वेरी सिंपल इज दैट। अच्छा भाई, एक और चीज, ये दोबारा से पूरी शॉर्टकट रिपीट करता हूं। देखो डेरिवेटिव में साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस कॉस का होता है, नेगेटिव का साइन टेंजेंट एक्स का होता है, सेक स्क्वायर सेक का होता है, सेक इंटू टेंजेंट कॉट का होता है, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर कोसेक का होता है, नेगेटिव का कोसेक इंटू कॉट। 99% टीचर्स डेरिवेटिव के डायरेक्टली फॉर्मूलाज बोर्ड पर आके क्या करते हैं, लिख देते हैं और बच्चे को बोलते हैं रट्टे मार लेना, खुद से याद कर लेना, या फिर एक से दो दफा इसको पढ़ के बोलते हैं याद कर लेना। अगर आप मुझसे पढ़ लो, मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये फॉर्मूलाज आपने कैसे याद करने, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि देखो, साइन और कॉस का हमेशा आपस में रिलेशन होगा डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज में। साइन के और कॉस के रिलेशन का मतलब क्या है कि साइन के फॉर्मूले में कॉस होगा, कॉस के रिलेशन में साइन होगा, सही है ना। सिमिलरली टेंजेंट और सेक का हमारे पास रिलेशन होगा, यानी कि टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है, सेक के ऊपर क्रॉस है। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको छोड़ दो, इसको बेशक हाइड कर दो फिलहाल के लिए, सही है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूं, इसको फिलहाल के लिए आप बेशक क्या कर दो, हाइड कर दो अपने लिए, सही है। और आसान चीज को समझो कि देखो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर, सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक इंटू टेंजेंट। इसी तरीके से देखो हमारे पास देन होता है कॉट और कॉसेक, टेंजेंट के साथ अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, और सेक के नीचे क्या आ गया, कॉसेक आ गया, सेम चीज को फॉलो करेगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक का क्या होता है, नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट। देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, मैंने भी सिंपल ये एक बार शॉर्टकट दोबारा बता दिया। अभी मैं आपको एक बड़े मजे की तरीके से सारे फॉर्मुलाज याद करवा दूंगा, विद इन सेकंड्स के अंदर ये फॉर्मुलाज आपको याद हो जाएंगे। देखो ये फॉर्मुलाज याद रखिएगा, पेपर में बहुत आएंगे आपके लेवल के ऊपर, प्लस इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हम जरा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। भाई देखो मैंने शॉर्टकट क्या लिखा, इस शॉर्टकट को जल्दी से अपने पास देख लो, साइन कॉस टेंजेंट सेक, साइन कॉस टेंजेंट सेक, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, सही है ना भैया। अब देखो टेंजेंट और कॉट के ऊपर स्क्वायर होता है, सेक और कॉस के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया भैया, जल्दी से फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। देखो भाई साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस होता है। और वो बात मैं बार बार बता नहीं रहा, बट ऑब्वियस है कि भैया जब फंक्शन का भी डेरिवेटिव आगे चल के लेंगे, सही है ना, जब साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आगे एंगल का फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का साइन, सही है ना। जितने भी डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला सी से स्टार्ट होते हैं उन सबके फॉर्मूलाज के आंसर के अंदर नेगेटिव का साइन लाजमी लिया जाता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, सही है ना। टेंजेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो टेंजेंट के ऊपर क्या है, छोटा सा स्क्वायर, और टेंजेंट के फॉर्मूले में क्या होगा, सिंपल सेक होगा। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेक के ऊपर हमेशा ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली देखो हमारे पास जो ये सेक है, सेक के ऊपर क्या है, छोटा सा क्रॉस, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि सेक के फॉर्मूले में एक तो टेंजेंट होगा और एक सेक खुद होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये चीज बेसिकली आपको क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है कि कौन किसके फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर सकता है, सही है। तो सेक के फॉर्मूले में एक तो टेंजेंट होगा और एक सेक खुद होगा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इंटू सेक के बराबर होता है। इसी तरीके से देखो कॉट का, ये क्या है, पहला वाला सी कौन सा होता है, कॉट का, सही है ना। तो कॉट का देखो फॉर्मूले में क्या होता है, कॉसेक, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, चूंकि कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होता है, नेगेटिव के अंदर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक का देखो फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक के साथ क्रॉस है, यानी कि एक तो कॉट होगा और एक कोसेक खुद होगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा कोसेक इज इक्वल टू नेगेटिव का कॉट इंटू कोसेक,
सही है ना। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारे फॉर्मूलाज आ गए। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आइए एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि बात आपको फर्दर समझ में आ जाए। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, अल्लाह भला करे, कॉस थीटा स्क्वायर, सही है ना। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह भला करे, टेंजन के अंदर आ रहा है टेंजन 3x, सही है ना। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज सेक के लिए आ रहा है सेक √2x, सही है ना। लेट सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, कॉट के लिए भी ले लेते हैं। कॉट के अंदर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कॉट इंटू sin 3x, सही है ना भैया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है बड़े मजे का, कॉसेक के लिए भी ले लेते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं अपने पास से कर रहा हूँ मेरे बेटे, सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, कोई से भी इनमें से एमसीक्यूज में आ सकता है। कॉसेक के लिए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कॉसेक 3x का होल स्क्वायर। ओके, लेट सपोज मेरे ये क्वेश्चन है। आइए जरा जल्दी से इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी तो सॉल्व करना है। देखो भाई, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि भैया कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होना या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे स्क्वायर होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। खुदारा ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जानबूझ के मैंने ये दो क्वेश्चंस की एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ, ये पेपर में बहुत आएंगी। इंजीनियरिंग की मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा आएगा कि भैया कभी भी आपके पास अगर ये टर्म लिखी हुई हो या आपके पास ये टर्म लिखी हुई हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के डेरिवेटिव टोटली डिफरेंट तरीके से लिए जाते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का मतलब टोटली डिफरेंट है साइन एक्स स्क्वायर से। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे मेरा बेटा, इस पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला, क्योंकि देखो कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर होने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर होना। तो लेट सपोज अगर साइन स्क्वायर एक्स का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, जो भी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, कल को ये नस्ट के टेस्ट में, फास्ट में, आईबीएम में, एनईटी के अंदर भी काम आएगा, एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, इंटरमीडिएट में तो आएगा। तो भैया देखो, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अगर पावर आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर है। तो इसको सॉल्व करने का हमेशा तरीका होता है पावर फॉर्मूला। यानी कि पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर बेस का नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। तो नीचे वाली टर्म क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लोगे। तो क्या बन जाएगा, 2 sin x का साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर। तो एक आंसर इसका ये होगा। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत आता है, ये आपके इंटरमीडिएट में एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। तो इसका एक और आंसर भी होता है, कैसे, 2 sin x cos x किसके बराबर होता है बेटा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है। अगर गलती से आप लोगों ने पढ़ा हो इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर मेरा बेटा, तो 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, साइन 2x के बराबर होगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। सिमिलरली अगर कभी आपसे एग्जामिनर कह दे कि साइन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर लिख दिया ना, यहाँ पे आपको कह दे साइन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, फंक्शन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जो भी फंक्शन होगा उसकी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, वो मसले की बात नहीं है। असल चीज क्या है, सॉल्व कैसे करोगे। देखो, कभी भी तुम्हारे अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, सिंपल एंगल पे स्क्वायर आ रहा है, तो वो इस एंगल का स्क्वायर कंसीडर होगा, वो पूरे ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे। सिंपल डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा तो साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे एक्स स्क्वायर का, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिमिलरली देखो, अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कॉस थीटा स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लोगे, कोई मसले की बात नहीं है। क्या कर दोगे, थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, किसके ऊपर अप्लाई करना है, कॉस थीटा स्क्वायर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है ये एंगल पे आ रहा है, तो आपके कॉस के ऊपर सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, ये होता है नेगेटिव के साइन, और जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज आंखें बंद करके लिख दोगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 थीटा के बराबर होगा, सही है ना भैया, सिंपल इज दैट। सिमिलरली ये देखो, टेंजन 3x का डेरिवेटिव, टेंजन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है भैया, टेंजन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है, तो बेटा टेंजन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, टेंजन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो, टेंजन 3x डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो, टेंजन के ऊपर कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई पावर वावर तो नहीं है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेंजन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज सेक्स स्क्वायर का आ जाएगा, सही है ना भाई, जो भी यहाँ पे एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज सेक्स स्क्वायर का आ जाएगा।
बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। 3x का डेरिवेटिव अब क्या होगा, 3 के बराबर होगा। हो सकता है कोई बच्चा अब सोचे सर सेक स्क्वायर का भी का डेरिवेटिव लेंगे। नहीं मेरा बेटा, डेरिवेटिव एक ही दफा यहाँ पे अप्लाई हुआ है, जब एक दफा डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई हो गया वो आपने टेंजेंट पे अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तभी तो सेक स्क्वायर आया। टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है ना सेक स्क्वायर, और जो भी एंगल था वो एंगल एज इट इज सेक स्क्वायर के साथ आ गया। और फिर आपने फर्दर एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, जो कि लाजमी चीज है। सिमिलरली देखो, कभी भी सेक आ जाए तो सेक का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। लेट सपोज सेक अंडर रूट 2x है, तो भैया इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, सेक इंटू टेंजेंट, सही है ना। तो सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है सेक इंटू टेंजेंट। और जो भी एंगल है वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा। अभी एंगल को नहीं छेड़ सकते आप, सही है ना, जो भी एंगल है वो एज इट इज लिख दोगे। तो सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, सेक इंटू टेंजेंट, जो भी एंगल था वो एंगल लिख दिया। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब अंडर रूट 2x का भी डेरिवेटिव लूंगा, तो अंडर रूट 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 के बराबर होगा। अब आप एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे तो उसको भी तो लेना जरूरी है ना, तो फंक्शन का भी डेरिवेटिव लोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट 2x का डेरिवेटिव होगा रूट 2 के बराबर। ये सारी छोटी छोटी बातें तो हमने पढ़ी हुई हैं। सिमिलरली देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भैया कॉट इंटू साइन 3x का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कॉट इंटू साइन 3x, यानी कि देखो कॉट का जो एंगल है वो साइन 3x है, और फिर साइन का एंगल 3x है। बात समझो, ये बड़ा मजे के क्वेश्चन होते हैं इस तरह वाले, पेपर में बहुत आते हैं, नस्ट में, फास्ट में, आईबी एनईडी के अंदर, इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज के तौर पे। कि देखो यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है कि साइन 3x जो है ये कॉट का एंगल है, कॉट का फंक्शन है, और फिर 3x जो है साइन का फंक्शन है। तो आप सिंपल तरीके से अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, देखो सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव लूंगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का cosec स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का cosec स्क्वायर। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का cosec स्क्वायर। और जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज cosec का एंगल बन जाएगा। देखो कॉट का एंगल क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म कॉट का एंगल है। तो कॉट का एंगल क्या है, साइन 3x। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे। अब मैं इस एंगल का भी डेरिवेटिव लूंगा, एंगल क्या है, साइन 3x, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज साथ साथ चलती रहेगी। क्या है भैया, cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर, साइन 3x का साइन 3x। अब देखो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस के बराबर। जो एंगल आ रहा है, देखो साइन का एंगल क्या है 3x, तो एज इट इज कॉस का एंगल बन गया। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब आप इस 3x का डेरिवेटिव भी लोगे, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसको तरीके से लिखना है तो तरीके से लिख लो कि 3 पहले आ जाएगा, फिर cos 3x लिखा जाएगा, फिर आपके पास नेगेटिव का साइन भी आ गया, फिर आपके पास लिखा जाएगा फाइनली cosec स्क्वायर इंटू साइन 3x। तो देखो बड़ी बेसिक चीजें, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी मैंने बात करी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर दिए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो, कि एक टर्म दूसरे का फंक्शन है, दूसरा तीसरे का फंक्शन है, ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, सही है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है cosec 3x का होल स्क्वायर। बच्चा परेशान हो गया। भाई पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे कि भाई एंगल को, अगर तो एंगल सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो। भैया कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, चलो उसको मुश्किल कर देते हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कॉस अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहते हैं इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सिंपल तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट। तो जो फंक्शन है, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आंसर के अंदर भी तमाम फंक्शन का वही फंक्शन आता है, सही है ना भाई। कॉसेक का रूट एक्स आगे इंटू कॉट रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब मैं अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लूंगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, 1/2 रूट एक्स के बराबर होते हैं, सही है ना भाई। इस तरीके से देखो ये फॉर्मुला सारे अप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखिएगा डेरिवेटिव के फॉर्मुलास कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं खुदारा अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने तमाम बच्चों से, मेरे बेटा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो एज अ टीचर मेरी एक बात पे खाली अमल कर लो, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन मैथमेटिक्स। क्या है चीज है कि बेटा कभी भी कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करो, उससे पहले 5 से 6 पेजेस लाजमी तौर के ऊपर छोड़ दो। 5 से जो 6 पेजेस आप छोड़ोगे ना, इन 5 से 6 पेजेस के अंदर उस चैप्टर में मैंने एज अ टीचर आपको जितने भी फॉर्मुलास पढ़ाए हैं, किसी भी टीचर ने आपको फॉर्मुलास पढ़ाए हो, उन 5 से 6 पेजेस में उन्हें हेडिंग वाइज उतारते जाओ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भैया तुम्हारी फॉर्मूला शीट खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। वो जो फॉर्मूला शीट होगी ना, वो सबसे ज्यादा प्रीशियस थिंग होगी इस दुनिया के अंदर, जो कि तुम्हें जिंदगी भर बहुत काम आएगी, जो तुम्हें यूनिवर्सिटी लेवल तक के ऊपर काम आ रही होगी, जो तुम्हें एप्टीट्यूड के अंदर बहुत तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगी। याद रखिएगा एमसीक्यूज के अंदर स्ट्रेट 4 से
5 क्वेश्चन हमेशा फॉर्मुलाज के होते हैं। ये फॉर्मुलाज आपकी किताब से होते हैं, ये फॉर्मुलाज आपके डायरेक्टली कोर्स से होते हैं, फॉर्मुला डायरेक्टली आपके उन क्लासेस से होते हैं जो आपने लिए होते हैं, और कहीं से नहीं होते। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है dy बाई डी एक्स की फॉर्म के ऊपर, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इस पूरी टर्म से जो हमें क्वेश्चन गिवन है। देखो भाई ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकें। रिमेंबर दिस थिंग, पूरे क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी एक्सरसाइज का। 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी ऑल्दो आपका मॉडल पेपर मैंने देखा नहीं है क्योंकि अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मगर कहने का मकसद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में स्ट्रेट से क्वेश्चन आएंगे, तो लास्ट किताब में भी क्वेश्चन मौजूद था। सही है ना भैया। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो भैया आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला काम जो आपने क्वेश्चन को देखते साथ ही करना है वो क्या काम है कि भाई सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन को एक दफा कॉपी डाउन किया जाता है। सही है ना भैया। उसके बाद आपने फाइनली पूरे क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट मैंने आपको हमेशा बताई है, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने पूरा जुमला लिखना है भाई, आपने लिखना है पूरा अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारी इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा भैया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट ओरिजिनली क्या थी, इक्वेशन थी y माइनस का एक्स वाई माइनस का साइन y इक्वल टू के बाद 0 का 0। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 पिछली किताब के अंदर ही मौजूद था, उससे पहले पंजाब बोर्ड की किताबों में मौजूद रहा है। अब देखो डेरिवेटिव जो है हमारे पास बारी बारी तमाम पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक दफा ये डेरिवेटिव सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सही है ना। फिर यही डेरिवेटिव सिंपल तरीके से उठ के एक्स वाई पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यही डेरिवेटिव सिंपल तरीके से उठ के हमारे पास साइन वाई के ऊपर भी अप्लाई हो रहा होगा। यानी कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो तमाम की तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, y पे अप्लाई हो रहा है, तो देखो dy बाई डी एक्स को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म है, क्योंकि ये y के फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x के रिस्पेक्ट से, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो सिंप्लीफिकेशन इसकी फर्दर नहीं हो सकती, ये इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे देखो x और y दो फंक्शन है जिन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। देखो x और y मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरा बेटा, x और y हमारे पास दो फंक्शन है जिनके ऊपर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो कभी भी दुनिया में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रही है और उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। मगर अब चूंकि हमारे क्वेश्चन लेंदी होते जाएंगे तो भैया हमने बहुत डिटेल में मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले को या किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना, अब हम रैपिडली अप्लाई कर रहे होंगे। कैसे कि देखो एक्स वाई के ऊपर डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। हमें पता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। हमें मालूम है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन के ऊपर आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे, बीच में साइन लगाओगे प्लस का। जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुके हो वो एज इट इज रहेगा, और जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई की दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। आगे हमारे पास क्या है मेरा बेटा, आगे माइनस का माइनस एज इट इज, एंड देन साइन वाई के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। देखो साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर देखें एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है, तो इसका मतलब क्या, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अच्छा अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर साइन वाई पे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ आखिर में जब वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उस वक्त आप सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तो आप साइन पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, साइन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है। साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का कॉस, और हमारे पास जो भी यहाँ पे साइन के साथ एंगल है फंक्शन है वो एज इट इज कॉस का एंगल बन जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब मैं सिंपल तरीके से अपने फंक्शन के ऊपर अपने एंगल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा, तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो भैया देखो यहाँ पे क्या बन गया, इधर डी वाई बाई डी एक्स का एज इट इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे 0 का 0 मौजूद है, इधर देखो डी वाई बाई डी एक्स का एज इट इज। यहाँ पे देखो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये नेगेटिव साइन तमाम टर्म्स के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये नेगेटिव का साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पास भी चला जाएगा, सही है ना। और ये नेगेटिव का साइन प्लस माइनस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है मेरा बेटा, 1 के बराबर होता है, तो खत्म हो गया, सिंपल y बच गया। ओके और यहाँ पे देखो क्या बच गया, माइनस का कॉस y इंटू डी वाई बाय डी एक्स का एज इट इज इक्वल टू के बाद 0। देखो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन इम्प्लिसिटी देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो भाई हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी डी वाई बाय डी एक्स, हमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू को निकालना है।
तो भैया हम क्या करेंगे, वो तमाम वैल्यूज जिनके अंदर dy बाई डी एक्स आ रहे हैं उनको एक तरफ ही रहने देंगे और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ शेयर कर देंगे। तो देखो ये वाला dy बाई डी एक्स इधर ही रहेगा। आगे क्या है, माइनस का x इंटू dy बाई डी एक्स, इसको भी इधर ही रहने देंगे, इसके पास भी dy बाई डी एक्स आ रहा है। और आगे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एज इट इज का एज इट इज इधर ही रहेगा। ये जो सिर्फ माइनस का y है, इसको जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का y बन जाएगा। अब देखो चूंकि मुझे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में अपना आंसर निकालना है, तो मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी की पूरी टर्म से, इसके पास भी dy बाई डी एक्स है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैं इन तीनों में से dy बाई डी एक्स को क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा यहाँ से। तो जब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स तो माइनस का x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का cos y का cos y, इक्वल टू के बाद y का y एज इट इज। हमें चूंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो देखो ये पूरी की पूरी जो टर्म है यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनल आपका आंसर भी आ जाएगा। तो भैया सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स का एज इट इज इक्वल टू के बाद पहले से क्या मौजूद था, y का y, ये जो पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी वहां पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी, डिवीजन में क्या आ जाएगा, वन माइनस का x का x माइनस का cos y। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर भी कहलाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन में एक जुमला लिखा हुआ है इम्प्लिसिटी का, मैं इसको स्टार्टिंग के अंदर रिपीट करना भूल गया था। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं मैथ्स के अंदर, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x का फंक्शन भी आ रहा हो और y का फंक्शन भी आ रहा हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें x का फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, y का फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को मैथ्स में कहा जाता है इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा आप किस पे निकालते हो, इम्प्लिसिट इक्वेशंस के ऊपर। सही है ना भैया। तो क्या कहा मैंने, कभी भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ रही हो जिसमें x भी इन्वॉल्व हो रहा है, y भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशन कहते हैं। और इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव हमेशा इसी मेथड पे निकलता है, आप डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म पे निकाल रहे हो, तो सही है ना। तो हमने सिंपल सा काम करा, आपने सिंपल तरीके से तमाम इक्वेशन की टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया तो उसके बाद जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी उनको आपने एक साइड पे कर दिया, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को आपने दूसरी साइड पे शेयर कर दिया। फिर जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी उनमें से आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और जो रिमेनिंग टर्म बची थी क्योंकि वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी वहां पे आके डिवाइड करवा दी। तमाम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पे पूरा मेथड भी पढ़ा दिया, सही है ना भैया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको जल्दी से एक दफा देख लीजिए और कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइए कि आपको बात पल्ले पड़ती है, कि आपको बात समझ में आती है, क्या इस चीज में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की चीज है, मुझे बताओ आसान है कि आसान नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे आसान है, मगर मेरा बेटा ये आसान नहीं था, बाखुदा आसान बनाया गया है। आप अपने दोस्तों से लाजमी पूछिएगा क्या उन्होंने टॉपिक पढ़ लिया, और अगर नहीं पढ़ा तो उन्हें लाजमी रिकमेंड करिएगा कि सर हाशिम ने स्पेशली आपके लिए पैगाम दिया है कि बेटा जनवरी फरवरी के अंदर जो इंस्टीट्यूट वाले आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे वो रॉन्ग नंबर है। क्यों रॉन्ग नंबर है मेरे बेटा, बाद में कवर नहीं कर सकते क्योंकि नई चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे से, उर्दू मीडियम के बच्चे को जिंदगी में पहली बार इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश को हजम नहीं कर सकता, उसको टाइम लगेगा इंग्लिश की चीजों को समझने में। सिमिलरली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड ईयर का बच्चा पहली बार आके सेकंड ईयर में पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने में, कॉन्सेप्ट को समझने के अंदर, कॉन्सेप्ट के ऊपर रवानी लाने के अंदर आपको टाइम लगेगा। जब वो टाइम आपको लगेगा तो टाइम आपके पास जनवरी फरवरी के बाद नहीं बचेगा, आपको आज से प्रैक्टिस करनी है, आज से चीजों को कवर अप करना है। सही है ना भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजे के, अगेन सेम काम करना है, इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल तरीके से एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन को क्या करना है मेरा बेटा, एक दफा एज इट इज का एज इट इज लिख दिया, सही है। अब आपने क्या करना है, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, तो आपने सिंपल तरीके से अप्लाई कर देना है डेरिवेटिव को। मेरा बेटा आपने इस पूरे जुमले को लिखना है अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो प्रॉपर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मैं बहुत दफे बाद रिपीट करता हूँ। तो आपके इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। किस पे अप्लाई हो जाएगा, सिंपल वाई क्यूब माइनस का 3y प्लस का 2x, इन पूरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सही है ना भैया, ओके। अब देखो फाइनली जब आपने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया तो डेरिवेटिव बारी बारी तमाम टर्म्स के पास मूव कर जाएगा, डेरिवेटिव बारी बारी क्या करेगा, तमाम टर्म्स के पास मूव कर जाएगा। तो एक दफा ये डेरिवेटिव जो है ये वाई क्यूब के पास भी जाएगा,
फिर एक दफा ये डेरिवेटिव हमारा किसके पास जाएगा, 3y के पास भी जाएगा। फिर एक दफा हमारा ये डेरिवेटिव फाइनली 2x के पास भी जाएगा। यानी कि हमारे जो डेरिवेटिव साहब है ना, ये बारी बारी तमाम टर्म्स के पास जा रहे होंगे भाई, तमाम टर्म्स के पास। तो सिंपल तरीके से तमाम टर्म्स के पास से घूम फिर के ये आ जाएंगे। जब ये तमाम टर्म्स के पास से घूम फिर के आ जाएंगे, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। तो भाई देखो, सबसे पहले वाई क्यूब पे डेरिवेटिव आ रहा है, तो मेरा बेटा वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये देखो वाई के ऊपर एक पावर आ रही है, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ेगी आगे। अब आप फाइनली बेस के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, बेस चूंकि वाई है तो वाई के ऊपर एक्सिस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से लिया हुआ है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना है, जो चीज नीचे होती है वो डिफाइन करती है आपको किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। आगे देखो, आगे क्या है, नेगेटिव 3y, 3y पे डेरिवेटिव लेंगे तो 3 देखो एक कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी। 3 चूंकि कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी, और सिंपल आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर, y के ऊपर। इस बात को जरा फर्दर समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर एक अकेली कांस्टेंट टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म किसी से मिलकर आ रही हो, दोनों सूरतें बहुत डिफरेंट होती हैं। याद रखिएगा, कभी भी अगर डेरिवेटिव किसी अकेली कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो, तो अकेली कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। यानी कि डेरिवेटिव कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या होता है, हमेशा जीरो। मगर अगर डेरिवेटिव किसी ऐसी टर्म के साथ आ रहा है जिसके साथ कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तब आंसर कभी भी जीरो नहीं होता। भाई क्या मैंने बात बताई, जब भी डेरिवेटिव किसी अकेली कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होगा तो उसका आंसर जीरो होता है। मगर देखो इस केस और इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 2x पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2x के ऊपर। कभी भी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म पे ऐसे अप्लाई हो कि उसके साथ कोई वेरिएबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कभी भी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब उस कांस्टेंट का आंसर खुदारा जीरो नहीं होता, बल्कि हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट पहले आ जाता है और डेरिवेटिव सिंपल तरीके से उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। सिमिलरली देखो, 2/x का आंसर क्या होगा, कि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, पहले आ जाएगी, क्योंकि डिवीजन में x है, x उसके साथ मिलकर आ रहा है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मिलकर आ रहा है, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा वेरिएबल के ऊपर, 1/x के ऊपर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है भैया, इसको मैंने डिटेल में भी समझा दिया। अब देखो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है ऐसी। अच्छा भाई, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तमाम वैल्यूज को। तो भैया देखो, यहाँ पे बन गया 3y² का 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इधर देखो भैया, माइनस का 3 एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज। देखो भाई, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो तमाम वैल्यू जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उनको दूसरी तरफ सेंड करवा देंगे। देखो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक टर्म है। ये जो प्लस का 2 है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको दूसरी तरफ भिजवा दीजिए। सही है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 2 बन जाएगा। देखो इन दो टर्म्स के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 3y² माइनस का 3 इक्वल टू के बाद क्या है, नेगेटिव का 2 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो ये जो डी वाई बाई, यहाँ पे जो 3y² माइनस का 3 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 3y² माइनस का 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात थी। भाई लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। भाई उन्हें बताओ मेरे चैनल का कि क्या चीज मुश्किल है, वो आपको फिर बताएंगे कि भाई कोई मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर, तो ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं यार, ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो इसको वैसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नीचे 3 कॉमन ले लो, यानी कि इसका एक आंसर ये भी हो सकता है ना यार, कि मैं अगर नीचे से 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y² माइनस का 1 बचेगा। सही है, सिंपल इज डेट यार। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या मसले की बात है। वैसे इसका एक आंसर और भी बन सकता है कि देखो ऊपर से भी माइनस, ऊपर भी माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर मैं नीचे से भी माइनस का साइन कॉमन ले लूं, यानी कि इस ब्रैकेट से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं, तमाम टर्म से साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंदर 1 माइनस का y², क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया ना, तो तमाम टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, -1 + 1 बन जाएगा y² माइनस का y² बन जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। तो एक आंसर इस क्वेश्चन का ये भी हो सकता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस का y², बिल्कुल फाइनल फॉर्म जो आपकी किताब के पीछे भी आई गेस गिवन होगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। लोग कहते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुश्किल है। अबे भाई कुछ नहीं मुश्किल है, ये बच्चों वाली चीजें होती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इंजीनियर से मैथ पढ़ लो भाई, किसी नॉर्मल आप
मैथ्स के अंदर बैचलर्स करने वाले से इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, सही है ना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, आप एक प्रॉपर इंजीनियर से पढ़ रहे हो। तो भाई स्पेशल अनाउंसमेंट अगेन, ईकेट नस्ट का, फास्ट का, आईबीए का मेरा बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो काइंडली उसको ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना विदाउट वेस्टिंग योर फादर्स मनी इन हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस, आप किसी धोखे के अंदर किसी मशहूर कोचिंग सेंटर में जाओगे बेटा, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मेरी एप्टीट्यूड चैनल से बैठ के एप्टीट्यूड की मैथ्स कवर कर रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ कवर करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ मैंने ऑलरेडी इस मुल्क के बच्चों को दिया हुआ है। तो वहां पे जाके जलील होके ख्वारी काटने के बाद आप वापस आके पढ़ोगे, इससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, या तो खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करो, या खुद से थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो, या खुद से एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन निकालो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरा बेटा एक कोचिंग वाले माफिया के बच्चे बैठे हुए हैं, ये 60,000 रुपए, 55,000 रुपए स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम के ऊपर ये जलील कर देते हैं बच्चे को, और उसके ऊपर भी 5% डिस्काउंट दे देते हैं। 60,000 रुपए की अगर फीस होगी तो 5,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 55,000 रुपए फीस होगी। न्यू फीस क्या होगी भैया? न्यू फीस इज 55,000 रुपीज। मतलब ये जोक इन लोगों ने बनाया हुआ है, एक मजाक इन लोगों ने बनाया हुआ है, सही है ना भैया? तो एक क्लास में इनके 200 बच्चा बैठा हुआ था, नर्स की क्लास में, गुलशन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, 200 बच्चा बैठा हुआ था नर्स के बैच के अंदर। मुझे बताओ घंटा क्या बच्चा पढ़ाएगा बैठ के वहां पे? वो बच्चा जो पढ़ने बैठा होता है वो या तो किसी लड़की के चक्कर में बैठा होता है, लड़की किसी लड़के के चक्कर में बैठी हुई होती है, या दोनों भूख से बेहाल होकर बैठे हुए होते हैं, या फिर 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की, 12-12 घंटे की क्लासेस उन लोगों ने लगाई हुई होती हैं। यकीन मानो जब नस का टेस्ट, फास्ट का टेस्ट, आईबीए का टेस्ट, एनईडी का टेस्ट करीब आता है ना, ये मेरी बात लिख के कहीं रख लीजिए अगर आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का शौक है, तो मेरा बेटा ये लोग 9-9 10-10 घंटे की क्लास लगाते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की क्लास लगाए हुए, और पूरे कोर्स को उड़ा के पेल रहे होते हैं, पूरे कोर्स उड़ा के पेलते हैं। और जब इनके खिलाफ कोई बात करो ना, तो मेरे बाद में मैसेज कर रहे होते हैं मुझे, सर ये यार हाशिम भाई ये बात डिलीट कर दें जरा यहाँ से आप, क्योंकि मैंने एक अरसा इनके पास पढ़ाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा था, अच्छी बात है, अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने कहा कि भाई अपना काम एक करो। तो पॉइंट इज डेट कि भाई ये लोग आपसे 60-70 हज़ार रुपए एक ऐसी चीज के लिए लेंगे जो कोई भी वर्थ इट नहीं है। आप खुद से नस्ट की, फास्ट की, आईबीए की, एनईडी की तैयारी भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप प्रॉपरली ये गाइडेंस चाहते हो, तमाम सब्जेक्ट्स को चाहते हो, तो उसके लिए आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरे साल की फीस है 6-6.5 हज़ार रुपए होती है, इससे ज्यादा मैं नहीं रखता। इससे ज्यादा तो यार आज के जमाने में मैथ्स पढ़ाने वाले जो और फनकार हैं, वो एक महीने की फीस चार्ज कर रहे होते हैं 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, सही है ना भाई? दूसरे जो लोग हैं वो एक महीने की फीस चार्ज कर रहे होते हैं, पूरे साल की यहाँ पे फीस में इतनी कम ले रहा होता है, उसमें टेस्ट भी शामिल होते हैं, उसके अंदर फिर तमाम चीजें शामिल होती हैं, सो ऑन। ये सारी बातें मैं गाय बगाए इसलिए आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेरा बेटा, मैं नॉर्मल टीचर नहीं हूँ, बाखुदा मुझे मेरे पास अगर इसलिए पढ़ने के लिए आ रहे हो, शायद मैथ्स मैं कोई नॉर्मल टीचर की तरह पढ़ाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक अपने खास अंदाज में पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं बातें भी करता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें भी बताता हूँ, मैं अपनी चीजें भी शेयर करता हूँ, अपने किस्से भी शेयर करता हूँ। मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे अपनी अंदाज में पढ़ाने का शौक है, तो जिसको कोई इशू होता है वो बिल्कुल जा सकता है भाई। तो मुझे तमाम चीजें करने का बड़ा शौक होता है ताकि बच्चा एक प्रॉपर क्लास वाला माहौल फील करे, सही है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मजे का आ रहा है क्वेश्चन यार, बल्कि इस क्वेश्चन को तो आपको करना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, तमाम बच्चे वीडियो को स्टॉप करें, खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो तमाम बच्चे वीडियो को स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके खुद से सॉल्व करेंगे। खुदारा देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ चांस। नस्ट के अंदर 80 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के, फास्ट के अंदर मेरा बेटा 60-70% पोर्शन ही मैथ्स का होता है, एनईडी में 25% पोर्शन होता है, आईबीए के अंदर 50-60% पोर्शन पूरा मैथ्स का है भैया, सही है ना? तो हर जगह पे मैथ्स काम आएगी। तो भैया ये मैथ्स अगर समझोगे तो काम आएगी ना मेरा बेटा। और मैथ्स में सारी चीजें चांस लेने की, चांस नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन, मसले की बात नहीं है। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आगे क्या हो जाएगा? 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, 6y का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और नेगेटिव के 12 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो गया, बाकी तमाम वैल्यूज पर भेज दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 4, सही है ना भैया? माइनस का साइन को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बल्कि माइनस का 2 कॉमन लिया जा सकता है वैसे तो। अगर मैं माइनस का 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 2, ओके। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2y प्लस का 6, क्या आ जाएगा? 2y प्लस का 6, इधर डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो ऊपर नेगेटिव का 2 है, डिवाइड इंटू एक्स प्लस का 2, 2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस का 3, 2 से 2 कट गया। तो फाइनल जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ रहा है किसके? नेगेटिव के x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 के। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा भाई। आपने स्टेप वाइज सॉल्व करना है, मैंने आपको विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व करके दिखा दिया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। खुदारा आपने इस तरीके से पेपर में सॉल्व नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने पहले क्वेश्चन को एक बार लिखना है, फिर डेरिवेटिव को अप्लाई करते हुए दिखाना है, फिर बारी बारी तमाम डेरिवेटिव को शेयर करना है, फिर नेक्स्ट टाइम पे डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, फिर एक जैसी वैल्यू जो खत्म हो रही है खत्म करना है, जो डेरिवेटिव अप्लाई करोगे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे करोगे, फिर
सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे। तो मेरा बेटा आपने प्रॉपरली करना है काम। मैंने आपको इसलिए करके दिखा दी जल्दी से, ताकि आपको अंदाजा हो जाए जल्दी से कैसे कर रहे होते हैं, और ताकि आप खुद से बैठ के सॉल्व कर लो। ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ये मैंने नहीं बताना मेरा बेटा, सही है ना भैया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से मैंने होमवर्क दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइन एक्स वाई प्लस का सेक एक्स इक्वल टू 2 के बराबर। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ। अरे भैया क्या मसले की बात है, सर का ताज है हमारे ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा सिंपल सी बात कर रहा है। ये कहता है कि भैया हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स वाई प्लस का सेक एक्स इक्वल टू 2। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई एक बहुत सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल चीज है सर जी। देखो सबसे पहला काम, हमेशा क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिखना है। अभी ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तमाम वैल्यूज एक साइड पे नहीं मौजूद, तो पहले एक साइड पे कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स वाई का साइन एक्स वाई प्लस का सेक एक्स का सेक एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब फाइनली आप लिखोगे यहाँ पे अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर आप फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे। देखो मैं एक छोटी छोटी जो बातें बताता हूँ सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपके पूरे नंबर है मेरा बेटा। ये बातें और टीचर्स नहीं बताएंगे आपको। आपको और टीचर सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर लेके जा रहे होंगे, बोलेंगे इसको ऐसे फॉलो कर लो, ये कर लो। खुदा रहा जब तक आप स्टेप्स को पूरा नहीं करोगे कभी भी मैथ से पूरे नंबर नहीं मिलते, सही है ना भैया। अच्छा अब जब आप डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे तो फाइनली ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, डेरिवेटिव तमाम टर्म्स के पास मूव कर जाएगा। तो भैया ये डेरिवेटिव एक दफा चला जाएगा किसके पास, साइन एक्स वाई के पास। एक दफा ये चला जाएगा किसके पास, सिंपल सेक वाई के पास। एक दफा यही डेरिवेटिव चला जाएगा किसके पास, सिंपल 2 के पास। तो भैया तमाम वैल्यूज के पास हमारे ये डेरिवेटिव साहब मौजूद होंगे। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करूं, अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव, भाई क्या होगा इतना मुश्किल, अरे कोई मुश्किल नहीं है भाई। देखो सिंपल डेरिवेटिव को फॉलो करो। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो रहा है, साइन पे। तो साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस। और जो भी साइन का एंगल आ रहा है आपने उसकी चिंता नहीं करनी भाई, आपका एक काम ही नहीं है कि आप चिंता करो। आपने सिंपल क्या कर देना है, आपने सिंपल ये देखना है कि साइन का एंगल क्या है, एक्स वाई। तो वो जो एक्स वाई है ना मेरा बेटा, वो जो एक्स वाई है वो एज इट इज कॉस का एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉस का एंगल बन जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब आप फाइनली इस एक्स वाई के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होगे, सही है ना भैया। अच्छा बच्चे तो वैसे समझ सकते हैं कि एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। अब फर्दर देखो आगे क्या है, सेक वाई। तो भैया सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, देखो भैया अब तक फॉर्मुलाज डेरिवेटिव के याद हो जाने चाहिए। अगर मुझसे आप तालीम हासिल करो, मैं इतनी बार डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज बोलूंगा आपको वैसे याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है सेक इंटू टेंजेंट। तो सेक का सेक एरिडिस आ गया, जो एंगल आ रहा है एरिडिस का एरिडिस आ जाएगा, सेक वाई इंटू टेंजेंट वाई। और फिर फाइनली आपने क्या ले लेना है मेरा बेटा, एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है, सही है ना भैया। आगे देखो आगे क्या है, आगे डेरिवेटिव एक कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा होता ही 0 है। अच्छा भाई फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें मेरा प्यारा बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे। एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ऊपर हमने क्वेश्चन में भी लिया था ना, अभी मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेरा बेटा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला ये कहता है कि भैया एक्स वाई का डेरिवेटिव अगर लेना है, तो चूंकि एक्स और वाई दो फंक्शंस हैं, तो भैया फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, जिस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, जिस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले चुके हैं वो एज इट इज आ जाएगी, और जिस टर्म पे आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था उस पर डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का सेक वाई इंटू टेंजेंट वाई का टेंजेंट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स का डीवाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू के बाद 0। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल तरीके सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर जाएंगे। भैया देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे जब जाहिर सी बात है ब्रैकेट को ओपन करूंगा, कॉस एक्स वाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल कॉस एक्स वाई का एक्स वाई, और आगे क्या आ गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना भैया। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा ये कॉस एक्स वाई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरीके से देखो कॉस एक्स वाई इससे वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स वाई का एक्स वाई, और सिंपल ये वाई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स का डी एक्स तो खत्म हो गया ना। अच्छा हमारे कुछ बच्चे होते हैं बहुत बड़े फनकार होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े फनकार। ये क्या करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस एक्स वाई स्क्वायर, या इसको कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो मेरा बेटा ऐसे अगर किसी के
जहन में इतना खतरनाक किस्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो उसको अपने जहन से निकाल दो। अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा है, सिर्फ वाई वाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने जहन पे रख के एक चमाट मारो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरा प्यारा बेटा, आपने दूसरी जमात तरीके से नहीं पढ़ी। मेरा बेटा ये जो एक्स और वाई है, ये कॉस का क्या है, एंगल है। और एंगल कभी भी बाहर की टर्म में मुंह नहीं मारता। वो मिसाल होती है ना कि अच्छा बच्चा जो होता है वो कभी भी बाहर की चीजें नहीं खाता। वो घर में बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि भाई अच्छे बच्चे बाहर की बाजार की चीजें नहीं खाते। तो सेम गोस फॉर हियर कि भाई ये कॉस का एंगल है एक्स और वाई। ये वाई भाई बाहर की चीज है, ये जो एक्स है बाहर की चीज है, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। खुदा रहा ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि भैया मुझे मालूम है अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं। अक्सर बच्चे मैथ्स करते हैं फंसते इन चीजों के अंदर है। भाई डेरिवेटिव थोड़ी मुश्किल है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खराब है, इसलिए आपको डेरिवेटिव मुश्किल लगता है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है। आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया भैया, आगे हो गया मेरे पास सिंपल सेक वाई का सेक वाई इंटू टेंजन वाई का टेंजन वाई, और डी वाई बाय एक्स का डी वाई बाय एक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो भैया, अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, वो तमाम टर्म जिनके साथ डी वाई बाय डी एक्स नहीं है उनको दूसरी तरफ भिजवा दीजिए। वो तमाम टर्म जिनके साथ डी वाई बाय डी एक्स नहीं है उनको दूसरी तरफ भिजवा दीजिए। और वो ये सिर्फ ये वाली टर्म है, तो ये प्लस का कॉस एक्स वाई इंटू वाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई नेगेटिव का वाई इंटू कॉस एक्स वाई। भाई ये जो सिंपल y था ना, इसको मैंने पहले लिख दिया और cos xy बाद में कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता ना। 3 × 2 है, 2 × 3 बनेगा तो 6 सही है ना भैया। सिंपल इज दैट। इस पूरी टर्म के साथ चूंकि dy बाई dx दूसरे भेज दिया, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सही है ना भैया। मैंने इस टर्म को तरीके से लिख दिया, जो x आ रहा था इसको पहले लिख दिया और बाकी वैल्यूज को लिख दिया। यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पास है प्लस का सेक वाई टेंजन वाई और आगे डी वाई बाई डी एक्स का एज इट इज का एज इट इज। तो भाई इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं मेरा प्यारा बेटा, इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो जल्दी से कॉमन ले लेंगे भैया। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो भैया सिंपल, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं, तो देखो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा। ये कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, आगे क्या होगा प्लस का सेक वाई इंटू टेंजन वाई, सेक वाई इंटू टेंजन वाई इक्वल टू के इस तरफ पहले से क्या मौजूद है, नेगेटिव का वाई कॉस एक्स वाई। तो भैया देखो, हमें चूंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी की पूरी टर्म जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से नेगेटिव का वाई कॉस एक्स वाई। और ये पूरी की पूरी टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे डिवाइड हो जाएगी। क्या डिवाइड हो जाएगी, एक्स इंटू कॉस एक्स वाई प्लस का सेक वाई इंटू टेंजन वाई। तो ये पूरी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हो सकता है हमारा कोई बच्चा लेजेंड हो, वो बोले सर इस cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कैंसिल नहीं हो सकता। तो मेरा बेटा क्या कहा मैंने, अपने आप को रख के हल्का सा एक चमाट मारना है। क्यों, क्योंकि देखो मेरा बेटा एक कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे नीचे कंप्लीट टर्म प्लस या माइनस हो रही है, पूरी एक स्टेटमेंट है। और ये cos एक्स वाई अलहदा है। तो अगर तो cos एक्स वाई अलहदा होता है ना, अलहदा सिर्फ एक नीचे cos एक्स वाई मौजूद होता या प्रोडक्ट की फॉर्म में होता, तब तो कैंसिल आउट हो सकता था। अभी ये प्लस माइनस की फॉर्म में तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऊपर एक्स आ रहा है और नीचे आ जाए 3 प्लस का एक्स, तो एक्स एक्स से कभी कट नहीं सकता। हो सकता है कोई लेजेंड बोले सर कट सकता है, क्यों नहीं कट सकता, भाई नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि देखो ऊपर वाला एक्स अलहदा है, अकेला जंगल का शेर है, और नीचे जो एक्स है वो 3 के साथ प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रहा है, तो ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो यहीं पे अपनी आज की क्लास को हम मंतकी अंजाम पे पहुंचा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरी क्लास क्या होगी समझ में आई होगी। देखो मेरा प्यारा बेटा, मैं अगेन एक बात कह रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा प्रैक्टिस करो मेरा बेटा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए बहुत मसले मसाइल बन जाएंगे। देखो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपसे ये ना बोलूं मैं कुछ सिंपल अपनी क्लास पढ़ा के खत्म कर दूं, बट एज अ टीचर मैं हमेशा आपको एक बात बताऊंगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट हाउ मच यू डू द प्रैक्टिस। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। खुदारा प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवा दी हैं, जो भी क्लास वर्क है हमारा क्लास में हमने काम किया है, उनको 2 से 3 दफा लाजमी सॉल्व करो। जो फॉर्मुलाज आपने पढ़े हैं, फॉर्मुलाज को लिख लिख के सॉल्व करो। ऑल्दो मुझे मालूम है मेरी क्लास को लेने के बाद अक्सर 99% बच्चों को फॉर्मुलाज वैसे ही याद हो जाते हैं, बट कोशिश क्या करो, फॉर्मुलाज को 4 से 5 दफा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो फॉर्मुलाज को लिखने के लिए पूरा दिन जाया नहीं करो। हमेशा याद रखो जो सुबह के औकात होते हैं ना, जब मैं आपके जमाने का एक बच्चा था ना, आई वाज आल्सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आई एम अ डिजेरियन।
तो मैंने भी अपने इंटर के ज़माने में क्या करता था भाई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह A1 ग्रेड स्टूडेंट था, सिंस आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, और सही मेरे बेसिक तारुफ जो होता है। तो मेरा प्यारा बेटा, मैं हमेशा क्या करता था, मैं सुबह के औकात में याद करने वाली जो चीज़ें होती है ना, जो भी याद करने की चीज़ें, मैं सुबह के टाइम पे करूँ। और जो शाम का या रात के औकात होते हैं ना मेरे बेटा, जब थक जाते हो, थकन से आंखें चूर हो जाती हैं, तो उस वक्त कोशिश करो फॉर्मुलाज को लिखने वाले काम कर लूँ, ये होमवर्क जो क्लास में मैं देता हूँ ये रात में कर लूँ, क्लास वर्क जो मैं देता हूँ ये क्लास में प्रैक्टिस कर लो, इनकी रात में शाम में बैठ के प्रैक्टिस कर लो, रात में बैठ के थक थक चुके हो, जब तुम्हारी याद करने की हिम्मत ना हो। सही है ना? तो इन चीजों को उस वक्त किया करो। सुबह का जो औकात होते हैं वो हमेशा याद करने के कामों को रखा करो, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उर्दू हो गई, पीएसटी हो गई, जो भी आपके सब्जेक्ट चलने भी। सही है ना भैया? और रात के जो टाइम होती है उसमें केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज हो गए, मैथ्स के फॉर्मुलाज हो गए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, या मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, इनको बैठ के लाजमी सॉल्व से ज्यादा से ज्यादा किया करो। सही है ना मेरे प्यारा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर के ऊपर कोशिश करो कि हफ्ते के अंदर जो आखिरी दिन होता है सैटरडे संडे का, उसके अंदर या किसी भी एक हफ्ते के दिन के अंदर या महीने में एक दिन के अंदर जितनी एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हो उनको एक साथ बैठ के निपटाओ। क्योंकि देखो पेपर के अंदर जो है ना, आपके पास 10 दिन का टाइम नहीं होगा, पेपर के अंदर बहुत दफा एक दिन का भी टाइम मिलता है, बहुत दफा जो आपकी लीस्ट, अगर आपकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब हो ना, तो आपको मैथ्स के पेपर से पहले, किसी पेपर से पहले एक दिन का खाली गैप मिलेगा, जो नॉर्मल चीज है। तो भैया उस एक दिन में पूरी किताब को कैसे रिवाइज करोगे? तो आज से आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करोगे, जो एक्सरसाइजेस आपने कर लिए कोशिश करो उन्हें 1 घंटे में रिवाइज करने की, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। और एक्सरसाइज रिवाइज कैसे की जाती है भाई? जिस रजिस्टर पे भी आपने क्लास वर्क किया हुआ है ना, अपना काम जो बैठ के कर रहे हो, उस रजिस्टर को सामने रखो, दूसरे रजिस्टर उठाओ और देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक क्वेश्चन आपने उतार लिया, देख के सॉल्व करो, आंखें बंद कर लो, मतलब रजिस्टर को बंद करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जहां फंसो वहां क्वेश्चन को देख लो। इस तरीके से मैथ्स की रिवीजन मैं तो करता था अपने जमाने में, कि भाई मेरी क्लास में जो भी काम होता था, मैं क्लास का रजिस्टर सामने रखता था, और जो घर का प्रैक्टिस रजिस्टर होता था उसमें बैठ के क्वेश्चन उतार के सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। जहां फंसता था फिर क्वेश्चन देख, सोल्यूशन देख लेता था, फिर उसको मार्क कर लेता था, फिर उस चीज को 4 से 5 दफा करता था कि भाई यहाँ पे क्यों फंसा, किस वजह से फंसा था, ये इस चीज आइंदा ना फंसू, उस चीज को उसको प्रैक्टिस कर लेता था। सही, सिंपल चीज होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा बेटा, आप सेकंड ईयर के अंदर आ चुके हैं, सेकंड ईयर आपकी जोरों जोर से चल रही है, सितंबर एंड होने वाला है, और आपके पास एप्टीट्यूड के लिए टाइम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा कल को, तो खुदारा एप्टीट्यूड के लिए टाइम निकालो। बेटा ये चीज आपको कोई और टीचर नहीं बताएगा, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये टीचर कोई नहीं बताएगा। हर एक बोलेगा भाई अपना मंजन भेज दो, मेरे बैच में आ जाओ या मेरे पर्टिकुलर कोचिंग में आ जाओ। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। देखो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट का, एम कैट का, फास्ट का, नस्ट का, प्यास का, आईबीए का, जीआईके का, सबका कोर्स कंप्लीट भी करवाया हुआ है। आप पढ़ना चाहते हो मेरे यूट्यूब से जाके पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें अवेलेबल है। मगर कहने का मकसद ये है कि भैया एक हफ्ते में एक टाइम लाजमी मुख्तस करो अपना और पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारे जो एग्जाम्स एंड होंगे, ये जून के अंदर एग्जाम्स एंड होंगे, और 99% यूनिवर्सिटीज के टेस्ट या तो पहले हो चुके होंगे, होने वाले होंगे। एनईडी अपना टेस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में ले लेगा, फास्ट अपना टेस्ट जुलाई के मिड में ले लेगा। जो नस्ट होता है, नस्ट के 3 राउंड निकल जाएंगे, नस्ट का चौथा राउंड जुलाई में होगा। आईबीए का जो टेस्ट होगा जुलाई के पहले संडे में होता है, आईबीए अपना शेड्यूल भी एक साल पहले जारी कर देता है। और आईबीए का राउंड 1 फरवरी के अंदर होता है, जो कि अभी होगा। सही है ना? इसी तरीके से हमारे पास जो प्याज है या जीआईकेआई है, या हमारे पास और यूनिवर्सिटीज है, सब फास्ट के अंदर सारी की सारी जुलाई में अपने टेस्ट ले रही होंगी। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। जून के अंदर आपके पेपर्स एंड होंगे, जुलाई में आपके प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, और तमाम यूनिवर्सिटीज में टेस्ट ले रही होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का कोई कंसर्न ही नहीं होता इंटरमीडिएट से। दोनों के दोनों डिपार्टमेंट से अलग हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका अलमिया ये कि इतने बेगैरत किस्म के हुक्मरान है हमारे, माशाल्लाह से इतने जलील किस्म के हुक्मरान है कि उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती। तो भाई ये चीज जहन में रखो, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपको एक बड़ा भाई भी हूँ, मैं आपको एक टीचर भी हूँ, तो इट्स आई कंसीडर दिस थिंग एज माई ड्यूटी, आई कंसीडर दिस थिंग एज माई, कि मैं एक यंगर जनरेशन को गाइड कर रहा हूँ। तो बेटा ये चीजें कोई नहीं बताएगा, खुदा एप्टीट्यूड के टाइम मुख्तस करो। आप एप्टीट्यूड की कोई भी वीडियो उठाओ और मेरी उठा के देखना स्टार्ट करो। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए गाइडेंस चाहिए तो सिंपल आप लिखो, लेट सपोज अगर आपको एनईडी के लिए गाइड चाहिए तो आप सिंपल लिखो एनईडी गाइडेंस बाय हाशिम जिया, आपके पास पूरी वीडियो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको नस की गाइडेंस चाहिए, आप सिंपल लिखो यूट्यूब पे जाके नस गाइडेंस बाय सर हाशिम, आपको पूरी गाइडेंस आ जाएगी। आपको आईबीए की गाइडेंस चाहिए, आप सिंपल लिखो आईबीए गाइडेंस बाय सर हाशिम, आपको पूरी गाइडेंस आ जाएगी। सही है ना? तो कहने का मकसद ये है कि भैया इनको चीजें को देखना स्टार्ट करो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एप्टीट्यूड बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरे साल की फीस मुश्किल से 6-6.5 हजार रुपए होती है। इतनी फीस तो मेरा बेटा आज के जमाने में जो एक सब्जेक्ट पढ़ाने के टीचर लेते हैं वो भी इससे ज्यादा ही ले रहे होते हैं। सही है ना भैया? तो मेरा जो कोर्स है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि मैं बहुत कम कीमत के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च कर रहा होता हूँ, और उसके अंदर वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी जो आप किसी भी 70 हजार की कोचिंग के अंदर भी मिल रही नहीं मिलती ना, वहाँ भी आपको वही
मेरी जो फीस होती है वो सिंपल 6,500 रुपये होती है, और ये पूरे साल की फीस होती है। पूरे साल की फीस 6,500 रुपये में रखी भी होती है। इतनी कम फीस के अंदर एप्टीट्यूड कोई भी नहीं करवाता मेरा बेटा, कोई घुसता ही नहीं एप्टीट्यूड के अंदर इतनी कम फीस के ऊपर। और इतनी कम फीस सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, सही है ना भैया? क्योंकि बहुत से बच्चे महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। 70,000 रुपये की फीस यार कोई अमीर बाप का बेटा तो अफोर्ड कर सकता है, कोई अमीर बाप की बेटी तो अफोर्ड कर सकती है। जो नॉर्मल कराची का कोरंगी का बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है ना? तो ये फीस उनके लिए भी है, ये फीस अमीर बच्चों के लिए भी है। मैंने सबके लिए एक ही फीस रखी हुई है। आप किसी भी महंगे कोचिंग सेंटर में वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी जो मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, गाइडेंस भी होती है, हर चीज शामिल होती है उसके अंदर। और कंप्लीट कोर्स की फीस 6,500 रुपये होती है, कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। हर बच्चे उसे अफोर्ड कर सकता है। इस तरह की हमने फीस रखी भी होती है। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर के ऊपर। कोई भी आपको प्रॉब्लम कोई इशू आप फेस करें। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय, साइनिंग ऑफ।